सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 7, जिसका शीर्षक है सरदार भगत सिंह। तो इस अध्याय में हम सरदार भगत सिंह के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें कुछ चित्र दिए गए हैं और उस चित्र के आधार पर हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। चित्रों को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। सबसे पहला प्रश्न है, इस प्रसिद्ध वीरांगना का नाम बताएं। इस प्रसिद्ध वीरांगना का नाम बताइए। तो चित्र 1 में जो प्रसिद्ध वीरांगना है हमें उनका नाम बताना है। तो चित्र 1 में हमें किसका चित्र दिया गया है? रानी लक्ष्मीबाई का चित्र दिया गया है। तो उनका नाम क्या है? रानी लक्ष्मीबाई। अगला प्रश्न है, सन 1857 की आजादी की प्रथम लड़ाई में अंग्रेजों पर पहली गोली किस क्रांतिकारी ने चलाई थी? तो हमें चित्र 2 में किसका चित्र दिया गया है? मंगल पांडे का। तो मंगल पांडे ने 1857 में प्रथम लड़ाई में अंग्रेजों पर पहली गोली उन्होंने चलाई थी। अब अगला प्रश्न है, क्या चंद्रशेखर आजाद को ब्रिटिश पुलिस पकड़ पाई थी? तो हाँ, चंद्रशेखर आजाद को ब्रिटिश पुलिस ने पकड़ लिया था। अगला प्रश्न है, इस प्रसिद्ध क्रांतिकारी का नाम बताइए। तो हम चित्र 4 में देख सकते हैं कि इसका चित्र दिया गया है। तो ये चित्र है बच्चों तात्या टोपे का। तो चलिए अब इसी के साथ हम अपना पाठ शुरू करते हैं। तो बच्चों, इस पाठ में कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे विनष्ट, प्रारंभिक, बहिष्कार, बर्रता, बर्बता और इंकलाब। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमें किसका चित्र दिया गया है? भगत सिंह का चित्र दिया गया है। तो इन्हीं के आधार पर ये अध्याय लिखा गया है। प्रातः काल के दीपक की लौ की तरह उषा के पूर्व अदृश्य होता है। विद्युत की चमक की तरह हमारा विश्वास तथा हमारे विचार सारे विश्व को आलोकित करेंगे। इससे क्या हानि है जो यह मुट्ठी भर राख विनष्ट की जाती है। ये पंक्तियां सरदार भगत सिंह के उस अंतिम पत्र की है जिसे उन्होंने फांसी से पूर्व अपने भाई को लिखा था। तो बच्चों, ये जो पंक्ति हमें दी गई है वो किन्होंने लिखी थी? सरदार भगत सिंह ने लिखी थी। कब? अपने अंतिम, यानी कि उन्हें जब फांसी लगने वाली थी उससे पहले जो उन्होंने पत्र लिखा था, तो उन पत्र की ये पंक्तियां हमें दी गई है। जो पत्र उन्होंने किसको लिखा था? अपने भाई को लिखा था। सरदार भगत सिंह का जन्म पंजाब में लॉयलपुर जिले के खटकरला ग्राम के एक प्रतिष्ठित सिख परिवार में 27 सितंबर 1907 ईस्वी में हुआ था। भगत सिंह के बाबा अर्जुन सिंह एक बड़े जमींदार थे। तो हम देख सकते हैं कि भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ है? पंजाब के लॉयलपुर जिले के खटकरला ग्राम में, यानी कि गांव में। और उनका जन्म कौन सी तिथि को हुआ था? 27 सितंबर सन 1907। और उनके जो बाबा, यानी कि उनके जो पिता हैं अर्जुन सिंह, वो क्या थे? बड़े जमींदार थे। इनके 3 पुत्र थे, किशन सिंह, अजीत सिंह, स्वर्ण सिंह। तीनों भाई अपनी देशभक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। तो जो उनके बाबा, यानी कि जो उनके दादा हैं अर्जुन सिंह, वो बड़े जमींदार थे। और उनके कितने पुत्र थे? 3 पुत्र थे, किशन सिंह, अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह। ये तीनों भाई थे। और जो भगत सिंह है वो किसके बेटे थे? सरदार किशन सिंह के पुत्र थे। फिर हम देखते हैं, भगत सिंह बचपन से ही बहुत होनहार थे। जब वे 3-4 साल के ही थे, उनके खेत में आम के पौधे लगाए जा रहे थे। पिता के साथ भगत सिंह भी खेत पर पहुंचे और छोटे छोटे तिनके जमीन में रोपने लगे। भगत सिंह के इस कार्य को देखकर सरदार किशन सिंह ने प्यार से पूछा, क्या कर रहे हो भगत सिंह? भगत सिंह ने बड़े गर्व से उत्तर दिया, बंदूकें बो रहा हूँ पिताजी। कौन जानता था कि बालक भगत सिंह का जीवन आगे चलकर अंग्रेजों का शासन समाप्त करने के लिए बंदूकों से ही
जुड़ जाएगा। तो हम क्या देखते हैं कि भगत सिंह जो है वो बचपन से ही बड़े ही होनहार बालक थे। जब वे 3-4 साल के थे तो उनके खेत में आम के पौधे लगाए जा रहे थे। तो वो अपने पिताजी के साथ जाकर वो क्या कर रहे थे, छोटे छोटे तिनके जमीन पर लगा रहे थे, यानी कि अपने पिताजी की मदद कर रहे थे। तो जब उनके पिताजी ने उनसे पूछा कि क्या कर रहे हो, तो उन्होंने क्या बोला कि बंदूकें बो रहा हूँ, यानी कि बंदूकें उगा रहा हूँ। अब क्या पता था कि वो जो उन्होंने बचपन में बात कही है, आगे चलकर अंग्रेजों के शासन समाप्त करने के लिए उनका संबंध बंदूकों से ही जुड़ जाएगा। भगत सिंह ने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव के प्राथमिक विद्यालय में प्राप्त की। विद्यालय में उनकी गणना श्रेष्ठ विद्यार्थियों में होती थी। वे अपना पाठ बहुत सावधानी से पढ़ते और याद करते थे। उनकी लिखावट बहुत सुंदर थी। वह अध्यापकों का आदर करना और विद्यार्थियों से मैत्री जोड़ना खूब जानते थे। जो भी उनके घर आता उनका मित्र हो जाता। तो भगत सिंह ने जो अपनी प्रारंभिक शिक्षा है वो कहाँ पे, अपने गांव में ही शुरू की थी। और विद्यालय में उनकी गणना कहाँ की जाती थी, श्रेष्ठ विद्यार्थियों में, यानी कि अच्छे विद्यार्थियों में की जाती थी। वो अपना पाठ बहुत ही अच्छे से याद करते थे, सावधानी से पढ़ते थे और उसे याद करते थे। और उनकी लिखावट जो थी, यानी कि जो उनकी राइटिंग थी, वो भी बहुत सुंदर थी। और उनका स्वभाव कैसा था, अपने अध्यापकों का आदर करना और सभी से दोस्ती, यानी कि विद्यार्थियों के साथ मैत्रीपूर्ण संभव करना, यानी कि दोस्ती का संबंध बनाना। जो भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति उनके घर आता था तो उनका मित्र हो जाता था। देशभक्ति की भावना सरदार भगत सिंह में आरंभ से ही दिखाई पड़ने लगी थी। अमृतसर के जलियांवाला बाग के हत्याकांड के समय उनकी अवस्था 12 साल की थी, किंतु इस कांड ने बालक भगत सिंह के हृदय को झकझोर दिया। इस कांड के बाद कई दिनों तक वे बड़े चिंतित और गंभीर बने रहे। सन 1921 ईस्वी में जब गांधी जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध असहयोग आंदोलन चलाया, तब भगत सिंह लाहौर के दयानंद विद्यालय की 9वीं कक्षा में पढ़ रहे थे। वे स्कूल छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े। फिर हम क्या देखते हैं कि देशभक्ति की जो भावना है, यानी कि देश के लिए कुछ करने की जो भावना है, वो भगत सिंह में बचपन से ही थी, यानी कि आरंभ से ही थी। जब अमृतसर के जलियांवाला बाग वाला हत्याकांड हुआ था, तो इस अवस्था ने 12 साल के, यानी कि वो कितने साल के थे उस समय, 12 साल के थे। तो उस हादसे ने उनके हृदय को झकझोर के रख दिया था, यानी कि वो उन्हें बहुत ही ज्यादा बुरा लगा था इस चीज के लिए। और उसी समय से वह चिंतित और गंभीर रहने लगे थे। फिर 1921 ईस्वी में जब गांधी जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध असहयोग आंदोलन का चलाया, तो उस समय क्या था, उस समय वो 9वीं कक्षा में पढ़ रहे थे। लेकिन वे स्कूल को छोड़कर आंदोलनों में कूद पड़े, यानी कि जब उस समय के आंदोलन चलते थे तो उस समय वो 9वीं कक्षा में पढ़ते थे। तो उस आंदोलन में वो क्या करते थे, अपनी विद्यालय की पढ़ाई को छोड़कर उस आंदोलन में भाग लेने चले जाते थे। इसी समय गोरखपुर में चोरी चौरा कांड हुआ। वहां आंदोलनकारियों ने पुलिस के 21 सिपाहियों और थानेदारों को थाने में बंद करके आग लगा दी। सभी जलकर खाक हो गए। हिंसा की भयानक आग देखकर असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। देश के कुछ नेताओं के साथ बालक भगत सिंह को भी यह बात पसंद नहीं आई। फिर हम क्या देखते हैं कि इसी समय गोरखपुर में भी चोरी चौरा कांड हुआ। तो इस कांड में क्या हुआ था कि जो आंदोलनकारी थे, यानी कि जो आंदोलन कर रहे थे, वो व्यक्तियों ने क्या किया कि कुछ पुलिस वालों को, 21 सिपाहियों और थानेदारों को जेल में बंद करके उस जेल को जला दिया था। तो ये देखकर असहयोग आंदोलन जो है वो उसी समय बंद कर दिया गया था। तो ये जो बात है वो ना कुछ नेताओं को अच्छी नहीं लगी और ना ही भगत सिंह को पसंद आई, क्योंकि किसी को ऐसे जलाना, पुलिस को ऐसे जलाना बहुत ही गलत बात है। तो ये चीज भगत सिंह को अच्छी नहीं लगी थी। इन्हीं दिनों लाला लाजपत राय के प्रयासों से लाहौर में नेशनल कॉलेज की स्थापना हुई। सरदार भगत सिंह भी इसी कॉलेज में भर्ती हुए। भगत सिंह को ऐतिहासिक और राजनीतिक पुस्तकें पढ़ने का बेहद शौक था। जब वे बीए प्रथम वर्ष के छात्र थे, उसी समय उनके विवाह की बात चलने लगी, किंतु उसकी तिथि निश्चित होने से पूर्व ही वे घर से फरार हो गए। उनका जीवन तो देश की आजादी के लिए समर्पित हो चुका था।
सांसारिक सुख की अभिलाषा वे कैसे करते। फिर हम क्या देखते हैं कि उन्हीं दिनों पे लाला लाजपत राय जो है उन्होंने नेशनल कॉलेज की स्थापना की थी लाहौर में। तो भगत सिंह ने उसी कॉलेज में भर्ती ली। तो जब वो बीए के प्रथम वर्ष के छात्र थे तो उनके विवाह की बात उस समय चलने लगी थी, लेकिन उनका जो जीवन है वो देश आजादी के लिए समर्पित था, तो वो कैसे अपने सांसारिक सुख की अभिलाषा कर सकते थे। भगत सिंह लाहौर से सीधे कानपुर पहुंचे। वहां गणेश शंकर विद्यार्थी ने अपने दैनिक पत्र प्रताप के संपादन विभाग में उन्हें काम दे दिया। अब वे भगत सिंह न रहकर बलवंत सिंह हो गए। प्रताप में वे इसी नाम से लिखते थे। यही उनकी मैत्री क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त से भी हुई। उसी बीच अपनी दादी की सख्त बीमारी का समाचार पाकर विद्यार्थी जी के निर्देश पर उन्हें लाहौर लौटना पड़ा। यहाँ वे नवयुवकों का एक क्रांतिकारी संगठन नौजवान भारत सभा बनाकर देश सेवा तथा दादी की सेवा में लगे रहे। फिर हम क्या देखते हैं कि वो लाहौर से सीधा कानपुर पहुंच गए। फिर वहां पे उनके गणेश शंकर विद्यार्थी ने अपने दैनिक पत्र प्रताप में उन्हें काम दे दिया था। फिर उनका नाम वहां पे जाके क्या बन गया, भगत सिंह से बलवंत सिंह हो गया। तो यानी कि अब कानपुर में सब उन्हें बलवंत सिंह के नाम से जानने लगे। फिर उन्होंने धीरे धीरे अपनी एक नवयुवकों का एक क्रांतिकारी संगठन बनाया जिसका नाम क्या रखा गया, नौजवान भारत सभा। फिर धीरे धीरे वो इस सभा के सेवा में यानी कि देश की सेवा में लग गए और दादी की सेवा में भी लग गए। हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे भी इस चित्र में दिखाया जा रहा है कि अंग्रेजों के खिलाफ लोग आंदोलन कर रहे हैं। सन 1927 ईस्वी में लाहौर के दशहरा मेले की भीड़ में एक बम फेंका गया जिसमें अनेक लोग घायल हो गए। इस बम कांड में सरदार भगत सिंह का कोई हाथ नहीं था, फिर भी पुलिस ने उन्हें एक दिन गिरफ्तार कर लिया। यह उनकी पहली बार गिरफ्तारी थी, किंतु अपराध सिद्ध ना हो सका और वे छोड़ दिए गए। फिर हम क्या देखते हैं कि 1927 में लाहौर के दशहरा मेला था, वहां पे किसी ने बम फेंका था, तो उसमें कई लोग घायल हो गए थे, लेकिन वो जो कांड था वो उसमें भगत सिंह शामिल नहीं थे, लेकिन जो पुलिस थी उन्हें भी पकड़कर ले गई थी, लेकिन वो अपराध सिद्ध नहीं कर पाए थे, यानी कि उन्हें मुजरिम दोषी नहीं कर पाए थे, तो इसलिए उन्हें छोड़ दिया गया। फिर अक्टूबर सन 1928 ईस्वी में भारत में इंग्लैंड से साइमन कमीशन आया। यह कमीशन अनेक स्थानों पर भी गया। देश के हित में लोगों ने उसका बहिष्कार किया। लाहौर में सरदार भगत सिंह के दल ने पंजाब केसरी लाला लाजपत राय के नेतृत्व में उसका विरोध किया। उसमें पुलिस ने बड़ी बर्बरता से लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय को गंभीर चोटें आई। लगभग 1 महीने बाद ही उनका स्वर्गवास हो गया। फिर हम क्या देखते हैं कि सन 1928 अक्टूबर में भारत में इंग्लैंड से साइमन कमीशन आया, लेकिन लोगों को ये कमीशन नहीं चाहिए था, तो लोगों ने इसका बहिष्कार किया। तो इस बहिष्कार में लाला लाजपत राय भी थे और भगत सिंह भी थे। तो जब लोगों ने इसका विरोध किया तो लाला लाजपत राय भी उसमें शामिल थे, तो पुलिस ने जो है वो लाठी चार्ज करना यानी कि लाठी से मारना लोगों को शुरू कर दिया जो इसका विरोध कर रहे थे। तो उसमें लाला लाजपत राय को बहुत ही ज्यादा चोटें आई थी। फिर 1 महीने बाद इस कारण उनका स्वर्गवास यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। भगत सिंह बदला लेने के लिए तड़प उठे। 1 माह बाद ही उन्होंने राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद से मिलकर सैंडर्स को गोली से उड़ा दिया। सैंडर्स सहायक पुलिस अधीक्षक था जिसने पुलिस से लाठीचार्ज कराया था। सैंडर्स पर पहली गोली राजगुरु और दूसरी गोली सरदार भगत सिंह ने चलाई थी। इन दोनों को भागते देखकर एक सिपाही ने इनका पीछा किया। आजाद ने पिस्तौल से उसको ढेर कर दिया। सभी साथी भाग निकले और पुलिस ताकती रह गई। फिर हम क्या देखते हैं कि अब भगत सिंह को लाला लाजपत राय का बदला लेना था, क्योंकि अंग्रेजों के कारण उनकी मौत हो गई थी, तो उसको उनका बदला लेना था। तो उन्होंने क्या किया, चंद्रशेखर आजाद को अपने दल में शामिल कर लिया। फिर उन्होंने सैंडर्स सहायक था जो पुलिस का ही अध्यक्ष था, तो उसने क्या किया, पुलिस का अधीक्षक था और उसने ही ऑर्डर दिया था लोगों पे लाठीचार्ज करने के लिए। तो इसलिए
भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर सांडर्स को मारने का सोचा। तो एक गोली राजगुरु ने चलाई और दूसरी गोली सरदार भगत सिंह ने चलाई। इन दोनों को भागते हुए देखकर फिर एक सिपाही उनका पीछा करने लगा तो आजाद ने पिस्तौल से उस सिपाही को मार दिया। विदेशी शासकों के कान खोलने के लिए सन 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंका। इससे वहां हलचल मच गई। दोनों क्रांतिकारी इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। फिर हम क्या देखते हैं, अब विदेशी शासकों के जो थे वो कान खोलने के लिए 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंक दिया, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा हलचल मच गई थी। लोग बहुत ही भगदड़ मच गई थी। तो दोनों क्रांतिकारी ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया और उनको फिर गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा चला। दोनों को आजीवन कारावास की सजा दी गई। इसी बीच सरकार को पता चल गया कि सांडर्स की हत्या में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का हाथ था। परिणामतः दूसरा मुकदमा चलाकर देश के तीनों नौनिहालों को एक साथ फांसी की सजा सुनाई गई। बटुकेश्वर दत्त की वही सजा बरकरार रखी गई। फांसी का नाम सुनकर दिल दहल जाता है, किंतु एक अपूर्व देशभक्ति थी इन तीनों नौजवान भारत माता के गीत गाते हुए फांसी के तख्ते पर खड़े हुए। उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय के नारे लगाए और फांसी के फंदों को चूमकर अपने ही हाथों से अपने गलों में डाल दिया। भगत सिंह नहीं रहे, किंतु उनकी देशभक्ति और बलिदान की भावना आज भी हमें प्रेरणा दे रही है। फिर हम क्या देखते हैं कि जब पुलिस उन्हें पकड़ लेती है तो उन्हें आजीवन कारावास यानी कि आजीवन जेल में रहने की सजा मिलती है। लेकिन जब पता चलता है कि सांडर्स की हत्या में भगत सिंह का हाथ है, तो सुखदेव और राजगुरु का भी हाथ है, तो भगत सिंह को भी यानी कि इन तीनों को फिर क्या मिल जाती है, फांसी की सजा मिल जाती है। लेकिन बटुकेश्वर की सजा वही रहती है जो आजीवन कारावास की सजा ही रहती है, उसको फांसी की सजा नहीं मिलती। अब फांसी की सजा सुनकर लोग कांप उठते हैं, डर जाते हैं, लेकिन भगत सिंह नहीं डरे। उन्होंने क्या किया, देशभक्ति के गाने गाए, नारे बोले और फिर फांसी को खुद अपने हाथों से अपने फंदे में डालकर खुद को फांसी की सजा दे दी। अब भगत सिंह तो मर गए, लेकिन उनकी देशभक्ति और बलिदान की भावना आज भी कई लोगों के दिलों में जिंदा है। तो उसी कारण क्या हुआ कि देश आजाद हुआ। तो यानी कि भगत सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। वैसे तो वो बहुत बचपन से ही बहुत साहसी थे, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया था, जिस कारण उन्हें फांसी की सजा हो गई। तो बच्चों, हमें भी इसी प्रकार से, जैसे भगत सिंह ने अपने देश के लिए कुर्बानी दे दी, हमें भी अपने देश से इसी प्रकार का प्रेम रखना चाहिए। अगर कोई हमारे देश को गुलाम बनाता है, हमारे साथ कुछ गलत करता है, तो हमें डरना नहीं चाहिए। अगर हम सही हैं, सही के लिए लड़ रहे हैं, तो हमें कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे जितनी भी मुश्किलें आ जाए। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार।